नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कोई भी अगर चैनल पर एक बार के लिए नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको सेकंड ग्रेड से संबंधित नोट्स चाहिए, जीके फर्स्ट पेपर और एसएसटी विषय के, तो मेरे मोबाइल नंबर 9887121369 पे मुझे संपर्क करें। प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, अगर आपने इसको पूरा सुन लिया अच्छे से, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि उसकी सफलता कहीं ना कहीं निश्चित है। लेकिन शर्त क्या है कि आप वीडियो को पूरा देखें और पूरा सुने, और उसको देखने और सुनने के बाद में जो आपने उससे सीखा है उसका मनन करें। मनन करने के बाद में, मनन और चिंतन करने के बाद में उसको अप्लाई करें, और उसको अप्लाई 100% करें। उसमें ढिलाई या कोताही नहीं बरते, तो निश्चित रूप से आपको सफलता हाथ लगेगी। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, चाहे आप सेकंड ग्रेड, चाहे आप रीट, चाहे आप थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप XYZ, है ना। अगर आपने ये मेथड अपनाया तो आप पहले ही अटेम्प्ट में सफल हो जाओगे। मेरी जो ये आशा है ये पूरी होगी, और आप निश्चित रूप से इस चीज़ को अपनाओगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। फॉर्मूला क्या है कि एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे विशेषकर मैं आरपीएससी को लेकर आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप आरपीएससी की सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो आपके सामने मान लीजिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, लेकिन अपने को क्या करना होता है कि लंबे चौड़े सिलेबस में से एक एक टॉपिक को अपने को क्लियर करना होता है, और क्लियर इस तरह से करना होता है कि उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, उसमें कोई डाउट नहीं रहे। अगर कन्फ्यूज़न और डाउट हैं तो फिर अपनी सफलता भी कन्फ्यूज़न और डाउट में चली जाती है। इसीलिए आप जैसे मान लीजिए आपके सिलेबस में गुर्जर प्रतिहार हैं, ठीक है ना। गुर्जर प्रतिहार वंश आपके सिलेबस में है, सेकंड ग्रेड में भी, फर्स्ट ग्रेड में भी, और रीट में भी आपके सिलेबस में है, मान लीजिए, है ना। अब आप इस टॉपिक को, मैंने उदाहरण लिया है, ऐसे सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। मैंने ये एक उदाहरण लिया कि आप हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट कैसे बने। हार्ड वर्क कर रहे हो लेकिन स्मार्ट नहीं हो, तो फिर वो हार्ड वर्क आपका काम नहीं आएगा। तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट कैसे बने, उसके लिए आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए गुर्जर प्रतिहार जो वंश से आपने ले लिया, अब आप क्या करोगे, जनरल वे में तो एक बार गुर्जर प्रतिहार वंश को जनरल वे में पढ़ दो कि अपने सिलेबस में इसमें क्या क्या है। तो पहली बार पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारियाँ यहाँ से मिलती हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश में ये राजा हुए, और कुछ राजा की इंपॉर्टेंट बात आपको याद रह जाएगी, ठीक है ना। तो आपने एक जनरल वे में आपने टॉपिक को पढ़ लिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार, मैंने जो टॉपिक पढ़ा है वो तो मैंने पढ़ा है, मुझे याद कितना हुआ है, उससे मुझे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं जो टॉपिक मैंने पढ़ा है। या मान लीजिए पहली बार में आप टॉपिक को बहुत गहराई से अच्छे से पढ़ते हो, और उसके बाद में जो पुराने ओल्ड पेपर जो आरपीएससी ने लिए हैं, मैं पुराने पेपर जो आरपीएससी ने लिए उनकी बात कर रहा हूँ, उन क्वेश्चन पेपर को आप खंगालो। मेरे टेलीग्राम पे सेकंड ग्रेड के सारे पेपर पढ़े हैं। उन पेपर्स में ये खंगालो कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश से सवाल आए हुए हैं ना, वो क्या क्या है, और उसमें से आपको कितने आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं, और नहीं आ रहे तो आप में कहाँ कमी रही है। और उसमें देखो कि आरपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, किस किस तरह से पूछा है, कितनी गहराई तक आरपीएससी गई है, और किस तरह से उन्होंने ऑप्शंस आपको दे के कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करी है कि आप इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो और इसका उत्तर गलत दे। आप इस तरह से आपको क्या क्या ऑप्शन दिया है, सारी चीज़ का आप एक विश्लेषण करें, मंथन करें गहराई से, ठीक है ना, मर्म तक पहुँचें। अगर आप उस मर्म तक पहुँच गए
तो आपको रस आना चाहिए, उसमें रस भी आना चाहिए ना, पढ़ाई के साथ रस आना चाहिए। विश्लेषण कर रहे हो तो उसमें रस आना चाहिए कि यार आरपीएससी ने ये प्रश्न पूछा कि मंडोर से जो मेड़ता है वो राजधानी किस राजा ने बनाई थी, या मंडोर में जो गुर्जर प्रत्यार वंश की स्थापना करने वाले राजा का क्या नाम था, ये पूछा है। या मान लीजिए कि गुर्जर प्रत्यारों की राजस्थान या भारत के अंदर कुल कितनी शाखाएं हुई। या आपसे पूछ लिया कि भीनमाल में जो जालोर शाखा, भीनमाल में जो आपके जालोर के अंदर जो गुर्जर प्रत्यार वंश है उसकी स्थापना करने वाला कौन था, या गुर्जर प्रत्यार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। XYZ सारे सवालों का विश्लेषण करें, बहुत अच्छे से विश्लेषण करें, और विश्लेषण के बाद आपको ये समझ आएगा कि अच्छा गुर्जर प्रत्यार वंश से इस टाइप के और इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि जिस पैटर्न पे अब आप कम से कम आपको 15 सवाल आपको गुर्जर प्रत्यार से संबंधित मिल जाएंगे। 15 सवाल किसी भी चीज़ के लिए अंदाज़ा लगाने के लिए कम नहीं होते हैं। अगर आप किसी भी जो आरपीएससी एग्ज़ाम ले रही हैं, अगर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 15 क्वेश्चन मायने रखते हैं, वो भी आरपीएससी के बनाए हुए हैं। तो उन 15 क्वेश्चंस का आपने विश्लेषण किया तो आप 100% ये काफ़ी हद तक, 100% तो मैं नहीं बोलूँगा, 99% ये संभावना बन जाती है कि जो अब आप मैटर पढ़ेंगे पिछले क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, तो एक तो आपका समय बचेगा क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस करोगे कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उन्हीं की पॉइंट को आपके दिमाग में डालोगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। तो उससे क्या होगा कि आप जब रिवीजन करोगे, उसको याद करोगे, तो आपका फोकस उन चीज़ों पे रहेगा जहाँ से आरपीएससी क्वेश्चन पुटअप करती है, और आप उस मैटर को इस तरह से समझोगे कि यार कि अगली बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह से ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो उस तरह की जो तैयारी करोगे ना आप, उस तरह का विश्लेषण करके फिर आप उसको पढ़ोगे, याद करोगे। अधिगम जिसको बोलते हैं, अधिगम का मतलब है होता है आपको समझ में आ गया और आपको याद है, और स्थायी याद है लेकिन स्थायी है, मतलब समझ में आया हुआ है और स्थायी रूप से याद है, वो अधिगम कहलाता है। तो अधिगम हो गया ना, तो अधिगम होने के बाद में क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। और मैं 100% कह रहा हूँ, डायग्राम बना के, मैप बना के, पुराने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करके आप पढ़ो और बहुत हार्ड वर्क करो, रिवीजन करो। जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं आप, 10 बार, 12 बार, 15 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन ही डिवीजन है, और उसका रिजल्ट आएगा हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट प्लस विश्लेषण। ये चीज़ें अगर आप शामिल कर लोगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ आपको समझाने का कोशिश किया। जैसे गुर्जर प्रत्यार वंश जो है अपने, अब आप पुराने प्रश्न पत्रों में अगर आप देखोगे ना, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि गुर्जर प्रत्यार वंश जो है वो अगर सर्वाधिक चर्चित अगर किस कारण से रहा है, तो वो रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष। अब आपको त्रिपक्षीय संघर्ष का अता पता ही नहीं है, और एग्जामिनर ज़्यादातर सवाल त्रिपक्षीय संघर्ष से पूछता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल था, किसको लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तो इस तरह से अगर जैसे आप, मैंने डायग्राम बनाया, आपने भी डायग्राम बना लिया है, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आपने विश्लेषण कर लिया और आपको लगा कि यार कि गुर्जर प्रत्यार वंश में तो एक चीज़ निकल के आई कि त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी चीज़ें बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आपको निकल के आएगा वो त्रिपक्षीय संघर्ष निकल के आएगा। और उस त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश, दक्षिण का राष्ट्रकूट, और यहाँ पर उत्तर भारत में प्रत्यार वंश, ये 3 शक्तियाँ जो है कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर, कन्नौज पर अधिकार को लेकर इनके बीच में जो संघर्ष हुआ उसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है।
और वो लगभग 100 वर्षों तक चला और उसकी शुरुआत भी गुर्जर प्रतिहार वंश ने ही की और उसका अंत भी गुर्जर प्रतिहार वंश ने अपनी विजय पताका के साथ किया। ये चीज़ होती है, इसको लेकर आपको ध्यान में होना चाहिए। और अंततः गुर्जर प्रतिहार वंश की वैसे तो 26 शाखाएं हुई, लेकिन इनकी जो शाखा शुरू हुई वो मंडोर से फिर मेड़ता गई, मेड़ता से भीनमाल, भीनमाल के बाद में वो शाखा जिसे उज्जैन चली जाती है और अंततः उनकी राजधानी कन्नौज बन जाती है। और अंततः गुर्जर प्रतिहार वंश का फिर बाद में जाकर पतन हो जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरीके से, स्मार्ट तरीके से आप तैयारी करोगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। और इसको आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यूअस करें, उसमें गैप नहीं दें, किसी भी कारण से गैप नहीं दें। महीने में 1 आध दिन काम इमरजेंसी चलता है, महीने में 5 दिन 7 दिन नहीं चलेगा। कंटिन्यू आप तैयारी रखें, ठीक है ना। और आप चाहते हैं कि मैं रीट भी क्लियर करूँ, सेकंड ग्रेड भी क्लियर करूँ, क्योंकि जॉब लगना सबसे पहली प्राथमिकता है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि कैसे न कैसे करके मेरे हाथ में जॉब लगे, तो वो कोई इशू नहीं है। आप जब तक सेकंड ग्रेड और रीट की यानी मेन एग्ज़ाम जो 3rd ग्रेड का होगा उसकी एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं हो जाती है, तब तक आप कॉमन टॉपिक पढ़िए। जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश से दोनों में सिलेबस में है, राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान की नदियां हैं, भारत की नदियां हैं, बहुत सारे कॉमन टॉपिक हैं, उनको पढ़िए, बहुत अच्छे से क्लियर करिए। जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं, अधिगम के साथ में रिवीजन जितनी बार हो जाएगा, आपका रिवीजन हो गया, अधिगम हो गया, कंटिन्यूटी आ गई, विश्लेषण आ गया, स्मार्टनेस आ गई, हार्ड वर्क आ गया, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और तैयारी कब शुरू करें, कैसे शुरू करें, अभी से शुरू कर दो। कैसे करनी है वो मैंने बता दिया। कोई सा भी टॉपिक उठा लो आपके सिलेबस में कॉमन जो है, सबसे सरल है, उस टॉपिक को उठा लो और पढ़ना शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। मैं फिर विश्वास दिलाता हूँ, मेहनत, हार्ड वर्क, स्मार्टनेस, कंटिन्यूटी और विश्लेषण के साथ में आप तैयारी करोगे तो आपकी सफलता जो है आपके कदम चूमेगी और आप अपने परिवार और अपने घर वालों, गांव, शहर, राज्य, देश का नाम रोशन करेंगे। और 100% मुझे विश्वास है कि जो सीरियस तरीके से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो मेरी बात पर मनन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, चिंतन करेंगे और उसको अपनाएंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर पूछें। और उम्मीद और आशा करता हूँ कि सेकंड ग्रेड और जो रीट की जो भर्ती मेन एग्ज़ाम होने वाला है, अभी तो पात्रता का जो है वो है, यानी 3rd ग्रेड की जो भर्ती है वो भी जल्दी आए और सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है वो भी जल्द आए। और आप अपनी तैयारी को पूरे जोश के साथ में बनाए रखें, इसमें ढीलापन नहीं आने दें। ढीलापन अगर आ गया, लेजीनेस अगर आप में आ गई तो फिर वो आपको दिक्कत करेगी। तो आप कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं हो, आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, आप में वो सोच होनी चाहिए कि नहीं मैं इसको करके रहूँगा, वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, डल व्यक्ति कर सकता है तो फिर मैं तो एवरेज हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। सब कर सकते हैं ना, बुद्धि सब में समान है। बस समस्या होती है स्मार्टनेस और हार्ड वर्क, कंटिन्यूटी, विश्लेषण, इन चीज़ों की दिक्कत होती है। तो इन चीज़ों को अपनाओ और अपनी बुलंदियों को छुओ। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी सेकंड ग्रेड, रीट और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर वीडियो शेयर करें। और सेकंड ग्रेड के बारे में और ज़्यादा जानकारी अगर आपको लेनी है तो मेरे पुराने जो वीडियोज़ है वो ज़रूर आप देखें, उनमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैंने कई कई चीज़ों पे विश्लेषण करके आपको बताया है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो इसी जगह समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।